हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप हिमाचल। तो आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हम कंपोनेंट वाइज ये सीरीज आपके लिए लेके आएंगे। मंडे टू सैटरडे हमारी 8 PM पे इसकी क्लास रहेगी। तो आज की इस क्लास में हम रीजनिंग कंपोनेंट डिस्कस करेंगे। ऐसे कल की क्लास में जीएस कंपोनेंट आपका डिस्कस होगा और उसी तरीके से हम डे बाय डे आपके सारे प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो पेपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों, ये 2018 का पेपर है, जिसमें मैं रीजनिंग का सेक्शन आपसे डिस्कस करूंगा। रीजनिंग के टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें से 8 क्वेश्चन तो कोर रीजनिंग के थे और 2 क्वेश्चन जो थे वो अर्थमेटिक रीजनिंग के थे। तो 10 के 10 क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है दोस्तों, ठीक है। तो आपको आइडिया मिलेगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको फ्री इनिशिएटिव बताना चाहूँगा। हमारे सिविल स्टैप हिमाचल पे यूट्यूब चैनल पे आपको कुछ ये फ्री इनिशिएटिव्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें मॉर्निंग 10:15, तो मॉर्निंग 10:15 पे डेली 10 MCQs की सीरीज चल रही है, जो HPSC एग्जाम, SI के एग्जाम, JIT के एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। उसके बाद ये मेंस करंट अफेयर्स का सेशन रहता है 2:15 को, जिसमें डिटेल्ड करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट डेली करंट अफेयर्स का सेशन रहता है 6:15 PM पे, योगेश सर इस सेशन को कंडक्ट करते हैं और जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं वो सारे इसमें डिस्कस होते हैं डेली बेसिस पे। और रात को 8 बजे 8 PM पे, जो कि ये वाला सेशन है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर करवाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 1 से 2 हफ्ते तक यही प्रीवियस ईयर पेपर ही चलने वाले हैं। तो आपने इन सभी लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ना है। अगर आपका टारगेट एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है तो रात को 8 बजे वाला सेक्शन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और पहले क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन एनालॉजी का क्वेश्चन है। जैसे क्या लिखा हुआ है, एज डॉक्टर इज रिलेटेड टू पेशेंट इन द सेम वे लॉयर इज रिलेटेड टू। ठीक है, हिंदी में अगर देखें तो जिस प्रकार डॉक्टर संबंधित है मरीज से, उसी प्रकार वकील किससे संबंधित है। ठीक है, तो देखो डॉक्टर के लिए उसका जो पेशेंट है वो क्या है, एक किस्म से उसका कस्टमर कह सकते हो आप, है ना। उसी तरीके से अगर हम बात करें लॉयर की, तो लॉयर के लिए उसका जो कस्टमर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट। हम क्या बोलते हैं उसका, क्लाइंट। ठीक है, तो ऑप्शन देखो कंफ्यूज करने वाली भी आएगी, कस्टमर भी लिखा हुआ है। ठीक है, बट एक प्रॉपर नेम होता है लॉयर का, जो कस्टमर होता है उसको क्या बोला जाता है, क्लाइंट बोला जाता है। क्रिमिनल भी लिखा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि हर एक जो लॉयर होगा उसके जो कस्टमर्स हैं वो क्रिमिनल ही होंगे, है ना, कुछ बेगुनाह भी हो सकते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, क्लाइंट बोला जाता है। तो डी ऑप्शन रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें क्या लिखा गया है कि इफ इंग्लिश अल्फाबेट्स इज रिटन इन बैकवर्ड ऑर्डर, अगर बैकवर्ड ऑर्डर में अल्फाबेट्स लिखूं, यानी कि Z to A, ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है, देन व्हाट विल बी द 13th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट। राइट से जो थर्ड लेटर होगा यानी कि C, उसके 13th लेफ्ट पे कौन सा लेटर आएगा। ठीक है, तो देखो जी, A के थर्ड लेफ्ट पे कौन सा C, और उसके 13 और अगर देखा जाए तो A से 16th प्लेस बनती है। A से कौन सी प्लेस बनती है, 16th प्लेस। तो A से 16th प्लेस किसकी होती है दोस्तों, P की। ठीक है, P जो है वो 16th नंबर पे होता है, तो इस नंबर का आंसर का क्या होगा, 16 होगा। ठीक है, तो इसको आप रैंकिंग का क्वेश्चन भी मान सकते हो, या फिर कोडिंग डिकोडिंग में ये चीजें हम सीख लेते हैं, कोडिंग डिकोडिंग में भी ये चीजें हम सीख लेते हैं। ठीक है जी, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम EPRY। ठीक है, EPRY से कितने मीनिंगफुल लेटर बन सकते हैं। ठीक है, यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड, हर वर्ड में हमने एक ही लेटर यूज करना है। ठीक है, तो दोस्तों इससे देखो कौन कौन से लेटर बनते हैं। तो आपके सामने ये, इसमें थोड़ा सा इंग्लिश की नॉलेज होना जरूरी है, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है इसके लिए। तो इसका पहला जो लेटर बनता है दोस्तों, देखो प्रे, PREY, प्रे। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, शिकार। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसका जो लेटर बनता है वो बनता है जी फायर, इसका मीनिंग होता है चिता। ठीक है, चिता बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर। तो कितने लेटर्स बन रहे हैं हमारे पास, मीनिंगफुल 2, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 2। ठीक है जी,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये वाला क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर ही बेस्ड है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि कप इज इक्वल टू 40 देन काइट इज इक्वल टू, अगर कप 40 के इक्वल है तो काइट की वैल्यू क्या रहेगी। तो दोस्तों करना कैसे होता है, जब भी इस तरीके का आपको क्वेश्चन आए तो आप ये चेक करो कि इनकी पोजीशन क्या है। अगर अल्फाबेटिकली देखा जाए तो इनकी पोजीशन क्या है, ठीक है। जैसे सी जो है, सी की कितनी पोजीशन होती है, थर्ड। सी होती है हमारे पास थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कप की बात करूं, कप की पोजीशन होती है 21, ठीक है। कप की पोजीशन क्या होती है 21, सॉरी यू की पोजीशन क्या होती है 21। ऐसे ही अगर हम बात करें पी की, तो पी की पोजीशन क्या होती है 16, जो अभी हमने देखा था A to Z प्रीवियस क्वेश्चन में। तो अगर मैं मान लो इन तीनों का सम करता हूं तो कितना बन जाता है हमारे पास 40। यानी कि जो कोड है वो क्या है कि इन अल्फाबेट्स की हम न्यूमेरिकल में पोजीशन देखेंगे, ठीक है, और उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसी तरीके से आपसे पूछा गया है कि काइट का क्या आंसर रहेगा, काइट के लिए क्या कोड यूज होगा। तो चलो करते हैं दोस्तों। काइट में के की बात करें, के की पोजीशन होती है 11th, आई की पोजीशन होती है 9, टी की पोजीशन होती है 20 और ई की पोजीशन होती है 5, ठीक है। तो अगर आप टोटल करते हो तो 11 + 9 20, 20 + 20 40, 40 + 5 कितना होगा 45, कितना होगा 45। तो ये इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर। ये वाला क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कैलेंडर का, और कैलेंडर का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, कैलेंडर का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या बोला गया है कि 1 अक्टूबर को संडे है, तो बताइए 1 नवंबर को क्या होगा, 1 नवंबर को क्या होगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अगर 1 अक्टूबर से 1 नवंबर तक जाना है तो कितने दिन आएंगे, 31 डेज, ठीक है। क्योंकि अक्टूबर का जो महीना होता है उसमें 31 दिन होते हैं, तो 31 दिन का गैप रहेगा इसमें, ठीक है। तो 31 दिनों में अगर हम वीक वाइज देखें तो 4 वीक आएंगे, 7 × 4 28, 4 तो आ जाएंगे वीक, मतलब 28 तारीख तक 29 तारीख तक क्या होगा, संडे होगा, है ना। 4 वीक आ जाएंगे, तो 3 हमारे पास दिन और बचे, है ना। 28 तक तो देखो 4 वीक कंप्लीट हो जाएंगे संडे टू संडे, तो 3 डेज हमारे पास और बचे हैं, तो वो 3 डेज संडे में ऐड होंगे। तो क्या आंसर आएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का वेडनेसडे। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये है हमारे पास ब्लड रिलेशन का, ये टाइप है ब्लड रिलेशन चैप्टर। तो हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना। तो इसमें क्या बोला गया है कि भाई मोनी इज अ डॉटर ऑफ शीला, शीला इज वाइफ ऑफ माय वाइफ्स ब्रदर, हाउ मोनी इज रिलेटेड टू माय वाइफ। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है। तो क्या है, मोनी इज डॉटर ऑफ शीला। तो देखो डॉटर को अगर मान लो फीमेल हमारे पास आती है उसको सर्कल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये रही मोनी इज डॉटर ऑफ शीला, तो शीला की डॉटर है, तो शीला की जो जनरेशन है वो मोनी से ऊपर वाली होगी, ठीक है। तो यहां पे शीला आ गई, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है कि शीला इज वाइफ ऑफ माय वाइफ्स ब्रदर। शीला क्या है, वाइफ है, मतलब ये भी फीमेल है, ठीक है। और किसी की वाइफ है, किसकी वाइफ है, वाइफ ऑफ, शीला इज वाइफ ऑफ माय वाइफ्स ब्रदर, मतलब ये उसका ब्रदर हो गया। और यहां पे आ गया एक पर्सन जो जिसकी बात हो रही है। यही कह रहा है ना क्वेश्चन में कि मोना जो है वो शीला की सिस्टर डॉटर है, और शीला कौन है, इसकी वाइफ के ब्रदर की वाइफ। शीला इज वाइफ ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर, वाइफ का ब्रदर उसकी वाइफ है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया हाउ मोनी इज रिलेटेड टू माई वाइफ, जो मोनी है वो बताओ मेरी वाइफ से कैसे रिलेट करती है। तो मोनी क्या होगी, देखो सिंपल सी बात है, ये बुआ लगेगी, है ना। ये पर्टिकुलर जो फीमेल है ये मोनी की क्या लगेगी, बुआ लगेगी। तो मोनी क्या लगेगी, उसकी नीस, ठीक है। फीमेल है तो क्या लगेगी, नीस। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये क्वेश्चन है डायरेक्शन का। डायरेक्शन चैप्टर होता है उसका क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि मैन वॉक 6 किलोमीटर साउथ, टर्न लेफ्ट, वॉक 4 किलोमीटर, अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। जब भी फेसिंग वाला क्वेश्चन आए तो आपको ज्यादा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
जब भी फेसिंग वाला क्वेश्चन आता हो तो आपको डायग्राम बनाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, सिंपल आप ये देखो कि पहले साउथ गया, फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया, तो अब कौन सा फेसिंग है? अगर ये साउथ फेसिंग है तो ये क्या होगा? नॉर्थ फेसिंग। कोई भी पर्सन अगर 2 बार कंसेक्यूटिव लेफ्ट ले या फिर कंसेक्यूटिव राइट ले तो जो उसकी पोजीशन होती है, उसकी जो फेसिंग होती है वो रिवर्स हो जाती है। नॉर्थ का साउथ हो जाएगा, ईस्ट का वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट का ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ का साउथ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? नॉर्थ, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्लॉक चैप्टर का है दोस्तों, यानी कि सारे चैप्टर कवर हो रखे हैं इसमें, बट बेसिक लेवल है ना। तो क्लॉक का क्या कह रहा है ये हमको कि व्हाट विल बी दी एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इफ क्लॉक शोज 8:30 PM। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है? एंगल पूछा गया है। तो दोस्तों जब भी कभी क्लॉक का क्वेश्चन बने तो 90% केसेस में इस पे एक फॉर्मूला लगता है और वो इस तरीके से होता है कि 30h - 11/2m, ये मोड है, यानी कि आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इज इक्वल टू एंगल। ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, H स्टैंड्स फॉर आवर हैंड, M स्टैंड्स फॉर मिनट हैंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 8:30 टाइम है, तो आवर हैंड की वैल्यू 8 आ जाएगी, मिनट हैंड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30। तो चलो वैल्यू पुट करो, 30h - 11/2m की वैल्यू कितनी है? 30 इज इक्वल टू एंगल। तो ये 15 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 240 - 165। ठीक है, तो इसको जब आप सोल्व करोगे दोस्तों तो एंगल किसके बराबर आएगा? 75 डिग्री के। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मोड क्यों लिखा है इसको समझने की कोशिश करना कि कई बार ये वाली वैल्यू क्या आ जाती है? बड़ी, तो आंसर माइनस में होता है, तो माइनस में नहीं करना आपने आंसर। ठीक है, आंसर हमेशा प्लस में रहेगा। ठीक है, तो आंसर आएगा इसका 75 डिग्री। इसका आंसर क्या रहेगा? 75 डिग्री। ठीक है, तो आई थिंक नेक्स्ट देखिए, अब ये 8 क्वेश्चन हो गया हमारे, है ना। अब ये कोर रीजनिंग के क्वेश्चन थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे क्लॉक एंड कैलेंडर को भी कई जगह पे मैथ में इंटीग्रेट किया जाता है, बट रीजनिंग का ही पार्ट होता है एक्चुअल में। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें एजिस का भी कह सकते हो क्वेश्चन ये, या फिर रीजनिंग में भी एक टॉपिक होता है अर्थमेटिक रीजनिंग। अर्थमेटिक रीजनिंग, तो अर्थमेटिक रीजनिंग में भी इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि निखिल इज 8 years यंगर देन हिज ब्रदर रोहन। तो रोहन की एज ज्यादा है निखिल से, कितनी? 8 साल। नेक्स्ट उसने क्या बोल दिया? हाउ ओल्ड विल रोहन बी व्हेन ही इज ट्वाइस एज ओल्ड एज निखिल। जब रोहन निखिल से दुगना बड़ा होगा तो बताइए उस टाइम पे रोहन की एज क्या रही होगी। तो देखो दोस्तों, जो डिफरेंस ऑफ एज है इनका वो रेशो में कितना बन रहा है? 1, और यही चीज वैल्यू में कितनी है? 8 years, कि रोहन जो है वो निखिल से 8 साल बड़ा है। तो रेशो में 1 साल बड़ा है और यही एक 8 years को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 की वैल्यू अगर 8 year है तो दोस्तों 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 years, यानी कि जो रोहन है उसकी एज होगी 16 years। रोहन की जो एज होगी वो कितनी होगी? 16 years। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अगर निखिल की एज पूछे तो निखिल की एज रहेगी 8 years। निखिल का पूछ रहा है तो 8 years, अगर रोहन का पूछे तो 16 years। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि देखो, हाउ मेनी ओड नंबर पेजेस आर देयर इन अ बुक ऑफ 1089 पेजेस। कि हमारे पास एक बुक है जिसके 1089 पेजेस हैं। ठीक है, तो बताइए कितने इसमें ओड नंबर ऑफ पेजेस होंगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं काउंटिंग शुरू करूं तो 1 ओड होता है, 2 इवन, 3 ओड, 4 इवन, इस तरीके से चलता है ना। यानी कि 50% आधे होते हैं इवन नंबर, आधे होते हैं ओड नंबर। बट यहाँ पे देखो कितने नंबर्स हैं? 1089। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 1088 प्लस एक नंबर, एक ओड नंबर आएगा ना, नेक्स्ट एक ओड नंबर आएगा, मतलब 1088 पेजेस, और लास्ट वाला पेज कौन सा है? 1089, जो कि ओड नंबर है। तो इसको बाद में देखेंगे। बट ये जो 1088 पेजेस है इसमें आधे क्या होंगे हमारे? इवन पेजेस, आधे क्या होंगे? ओड पेजेस। तो बेटा कितने आएंगे यहाँ पे ओड पेजेस? 544। ठीक है, मतलब इस पूरे 1089 पेजेस वाली बुक के 544 क्या है? इवन नंबर है, और इसके अकॉर्डिंग 544 क्या आ रहे हैं? ओड नंबर। बट एक ओड नंबर और भी तो है जो लास्ट वाला पेज था 1089। ठीक है, तो जो टोटल आंसर आएगा वो कितना आएगा? 545।
टोटल आंसर क्या आएगा 545। अगर आपसे पूछा जाता कि बताइए कितने इवन नंबर के पेजेस हैं, इस क्वेश्चन में अगर पूछा जाता कि इवन नंबर के पेजेस बताइए, तो फिर आंसर होना था 544, क्योंकि लास्ट वाला पेज तो ओड है तो वो हमने पहले बाहर निकाल दिया था। तो इसमें से आधे इवन नंबर होंगे, आधे ओड होंगे। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कुछ 10 क्वेश्चन, ठीक है, टोटल जो पूछे गए थे मैथ और रीजनिंग के सेक्शन से हमारे 2018 के एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। इसके अलावा दोस्तों हमने बैच शुरू करना है, एक बैच 1 पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए 9 मई 2022 को। जो पहले 2 लेक्चर जाएंगे वो इस डेट को जाएंगे। इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसमें पूरी डिटेल में मैंने बैच के बारे में बताया हुआ है। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हो तो डेमो लेक्चर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बैच को अगर आपने अवेल करना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बाकी अगर कोई भी जानकारी आप जानना चाहते हो इस बैच को लेके, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, आपको पूरी जानकारी इसके बारे में दी जाएगी। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो पुलिस सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल अगर आप नए हो तो। मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।